M.N. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की परिभाषा देते हुए कहा कि यह भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों से ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन है, और जिसमें विभिन्न पहलू आते हैं जैसे कि प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा और मूल्य। तो समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास के अनुसार क्या है, जो पश्चिमीकरण है अंग्रेजों की जो शासन काल है उसके साथ से ही जो इसकी प्रक्रिया है उसमें शुरुआत हो गई थी, और उसके जो विभिन्न स्वरूप हमारे सामने आए हैं पश्चिमीकरण के, वह है प्रौद्योगिकी से संबंधित जो संस्थाएं हैं, विचारधारा है, और जो मूल्य हैं पश्चिमी मूल्य, वह हमारे उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं। पश्चिमीकरण के विभिन्न जो प्रकार रहे हैं, एक प्रकार के पश्चिमीकरण का मतलब उस पश्चिमी उप सांस्कृतिक प्रतिमान से है जिसे भारतीयों के उस छोटे समूह ने अपनाया जो पहली बार पश्चिम संस्कृति के संपर्क में आई, और इसमें भारतीय बुद्धिजीवियों की उप संस्कृति भी शामिल थी। इन्होंने न केवल पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकारों, स्वरूपों व जीवन शैली को स्वीकारा बल्कि इनका समर्थन एवं विस्तार भी किया, और 19वीं सदी के अनेक समाज सुधारक इसी प्रकार के थे। और दिए गए बॉक्स से आपको विभिन्न प्रकार के पश्चिमीकरण के बारे में ज्ञान होगा। जो पश्चिमीकरण है उसके कई प्रकार रहे हैं। तो एक प्रकार तो यह कि हमने जो पश्चिमीकरण की जो रहन सहन, खान पान है उसको हमने अपनाया, एक प्रकार का पश्चिमीकरण तो यह हुआ। और दूसरा और अधिक हम जो दिए गए बॉक्स है उसमें अध्ययन से हम जानेंगे। तो अंततः हम पाते हैं कि जो ऐसे लोग कम ही थे जो पश्चिमी जीवन शैली को अपना चुके थे या जिन्होंने पश्चिमी दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर दिया था। अब पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी तो ऐसा नहीं है कि सभी को यह प्रभावित करती है और सभी में इसका जो प्रभाव है देखने को मिलता था, ऐसा भी नहीं है। जो पश्चिमीकरण है वह कुछ ही लोगों में इसका जो प्रभाव है और दृष्टिकोण जो है सोचने समझने का पश्चिमी तौर तरीके से कुछ ही लोगों तक इसका जो सीमित था, विस्तार था। तो इसके जो अलावा अन्य जो पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों जैसे नए उपकरणों का प्रयोग और पोशाक, खाद्य पदार्थ तथा आम लोगों की आदतों और तौर तरीकों में परिवर्तन आदि थे। तो यह कुछ जो पश्चिमी प्रभाव है इन रूपों में हमें देखने को मिलता है, उनके पोशाक, पहनावे में, खाने पीने में और आम जो आदतें हैं उनमें। हम पाते हैं कि पूरे देश में मध्य वर्ग के एक बड़े हिस्से के परिवारों में क्या है, टेलीविज़न, फ्रिज, सोफ़ा सेट, खाने की मेज और उठने बैठने के कमरे में कुर्सी आदि आम बात है। अब जो क्या है, हम किस प्रकार से पश्चिमी हुए हैं, हम अपनी आदतों, अपने आचार व्यवहार, अपने रहन सहन में पश्चिमी हुए हैं। हम है तो भारतीय, लेकिन जो हमारे भौतिकवाद है हमारे समाज में वह क्या है, पश्चिमीकरण की देन है। जो चाहे हमारे घर में टीवी का चलन हुआ, फ्रिज रखना, सोफ़ा रखना और खाने हम नीचे चटाई बिछाकर ना खाकर हम डाइनिंग टेबल पर खाना, तो ये सब क्या है, पश्चिमी चलन था, पश्चिमी तौर तरीके थे जिसको हमने अपनाया। तो पश्चिमीकरण में किसी सांस्कृतिक विशेष के बाह्य तत्वों के अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है, परंतु आवश्यक नहीं कि वे प्रजातंत्र और सामाजिक समानता जैसे आधुनिक मूल्यों में भी विश्वास रखते हैं। अब हमने पश्चिमीकरण को अपनाया, तो पश्चिमीकरण को अपनाने का आशय यह नहीं हुआ कि हमने जो भारत में निहित भेदभाव है और जो सामाजिक असमानता है उसको हमने ख़त्म कर दिया और हमने पश्चिमी जो विचारधारा है कि समानता और भेदभाव का की कोई जगह नहीं, उस बात को हमने नहीं अपनाया। तो पश्चिमी होने और पश्चिमीकरण होने का आशय यह नहीं है कि हमने ठीक वैसा ही पश्चिमीकरण और ठीक वैसा ही पश्चिमी विचारधारा को अपना लिया। और वह उदाहरण हमें समानता और महिला के सम्मान और दलितों के साथ भेदभाव में नज़र आती है कि हमने उसको आज तक भी नहीं छोड़ा है, भले ही हमारे ऊपर क्या है, पश्चिमीकरण का प्रभाव हुआ है। तो जीवन शैली एवं चिंतन के अलावा भारतीय क्या है, कला और साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। अब जो हमारे जीवन शैली के साथ साथ क्या है, हमारी जो कला है, हमारी जो संस्कृति है उस पर भी क्या है, पश्चिमी प्रभाव पड़ा। अनेक कलाकार जैसे कि रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, चंदू मेनन और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सभी क्या है औपनिवेशिक स्थितियों के साथ अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं कर रहे थे। और अगले पृष्ठ पर दिए गए बॉक्स में आपको पता चलेगा कि रवि वर्मा जैसे कलाकार की जीवन शैली या शैली जो प्रवृत्ति और कलात्मक विषय को पश्चिमी संस्कृति तथा देशज परंपरा ने निर्मित किया था। अब जो है, जो हमें आगे चल के पता लगेगा कि जो रवि वर्मा थे कि जो इनकी कला शैली थी क्या है, इनकी जो प्रवृत्ति और कलात्मक विषय था यह क्या पश्चिमी संस्कृति की ही देन थी। तो इस बॉक्स में उस चित्र की चर्चा हुई है जिसमें रवि वर्मा ने केरल के देशी समुदायों के एक परिवार का चित्रण किया है, तथा वो चित्र जिसमें एक ऐसा परिवार है जो कि आधुनिक पश्चिमी विशिष्ट पृथवंशीय एकाकी परिवार लगता है, जिसमें पिता, माता और बच्चे सम्मिलित होते हैं। अब क्या है, इन्होंने एक ऐसा चित्र बनाया है जो कि न्यूक्लियर फैमिली को दिखाता है और एकाकी परिवार को दिखाता है। एकाकी परिवार जिसमें कि माता पिता और उसके बच्चे शामिल होते हैं, उसे हम न्यूक्लियर फैमिली या एकाकी परिवार कहते हैं। तो यह जो एकाकी परिवार और न्यूक्लियर फैमिली का जो चलन है वह कहाँ हुआ करता था, वह पश्चिमी सभ्यता की देन है। तो उसको यहाँ पर इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो किस तरह से जो इनकी चित्रात्मक शैली है, इनकी जो कला शैली है उसमें पश्चिमीकरण का कितना प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है इस चित्र के माध्यम से।
तो यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उपरोक्त विवेचना और उदाहरणों से यह पता चलता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन विभिन्न स्तरों पर हुआ और इसके मूल में हमारा औपनिवेशिक काल में पश्चिम से परिचय था और आज के युग में पीढ़ियों के बीच संघर्ष और मतभेद को एक प्रकार के सांस्कृतिक संघर्ष और मतभेद के रूप में भी देखा जाता है, जो कि पश्चिमीकरण का परिणाम है। और निम्नलिखित कथनों को पढ़ते हुए आप इस अंतराल को समझेंगे। अब क्या जो पश्चिमीकरण है वह हमारी संस्कृति में परिवर्तन तो लाया ही, और उसके साथ साथ क्या है जो हमारे मूल और हमारा जो औपनिवेशिक काल में पश्चिमी से परिचय हुआ, उससे हमारे क्या है जो पीढ़ियों में मतभेद और जो संघर्ष है वो पैदा हुआ। अब क्या है पीढ़ियों में भी जो है विभेद और मतभेद जो पैदा हुए वह भी क्या है पश्चिम की देन है। अब जो नई पीढ़ी है वह क्या है पश्चिमी सभ्यता को अधिक तेजी से अपनाएगी और अधिक पश्चिमी होगी, और जो पुरानी पीढ़ी है वह क्या है आज भी क्या है वह पारंपरिक रूप से जीवन शैली को अपनी जीती है। तो उन दोनों ही पीढ़ियों में क्या होगा, एक बहुत टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर जो रवि वर्मा द्वारा बनाया गया चित्र है उसको देखा जा सकता है। तो 1870 में रवि वर्मा को क्या है कि जांके पलाट कृष्णा मेनन के परिवार का चित्रांकन करने के लिए अनुबंधित किया गया था। इनको एक काम दिया गया था पलाट कृष्णा मेनन के परिवार का चित्र बनाने के लिए। तो जो रवि वर्मा है चित्रकार हैं, तो उन्होंने किस तरह का चित्र बनाया हमें उससे पता लगता है कि इनकी जो कलात्मक शैली है उसमें किस तरह से जो पश्चिमी है सभ्यता है, पश्चिमी जो प्रभाव है देखने को हमें मिलता है। तो यह एक परिवर्ती कार्य था जो परिवार के स्तर से गुजरते समय का सूचांक था, और इसमें सपाट द्विआयामी शैली का मिश्रण होता है और साथ ही पुराने जमाने का जल मिश्रण रंग तथा नई तकनीकी दृष्टिकोण एवं छायात्मक की नवीन प्रवृत्तियों की उत्पत्ति मिलती है, जो कि तैलीय चित्र के रूप में व्यक्त होती है। और इसकी अन्य विशेषता है स्थानों के वितरण करने की प्रवृत्ति, जैसे उम्र और स्तरीकरण के अनुसार बैठे हुए व्यक्तियों की व्यवस्था। उससे जो है 19वीं सदी के उन यूरोपीय चित्रों की याद आती है जिसमें बुजुर्गा परिवार दिखाए गए हैं। और कितने आश्चर्य की बात है कि ये पेटी मातृवंशीय केरल के नायरों की है, जो कि कृष्णा मेनन की जाति थी और उस वक्त बनाई गई थी जब वे प्रतिस्थानीय एकल परिवार से ज़्यादा परिचित भी नहीं थे। तो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसी शैली को अपनाया गया है जिससे वह बिल्कुल परिचित नहीं थे। तो उनकी शैली में प्रभाव पड़ा। जो केरल है वह क्या है मातृवंश सत्तात्मक जो है समुदाय है जो नैनार का, तो लेकिन वहाँ पर क्या है पित्त सत्तात्मक शैली पित्त को अधिक महत्वता देते हुए यहाँ पर दिखाया गया है और इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है, जबकि उस शैली से वो परिचित नहीं थे। तो और यहाँ पर जो उम्र के हिसाब से बड़ी उम्र के बच्चे को पीछे और छोटी उम्र के बच्चे को आगे और उससे भी छोटी उम्र के बच्चे को गोद में, इस तरह से जो है क्रमबद्ध रूप से सजाने का जो इसमें जो तकनीक का उपयोग किया गया है उससे क्या है उसमें हमें रवि वर्मा की जो चित्रात्मक शैली है उसमें जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी जो प्रभाव है वह देखने को हमें मिलता है। तो ये जो रहे राजा रवि वर्मा, और इसे देखा है कि या ऐसा अनुभव किया है आप अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि क्या केवल पश्चिमीकरण ही पीढ़ियों के बीच होने वाले संघर्ष का कारण है। अब जो पीढ़ियों के बीच संघर्ष हमने पढ़ा, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि केवल जो पश्चिमीकरण है वही इसका कारण है जो संघर्ष है पीढ़ियों में, क्या या कोई और भी संघर्ष है? तो श्रीनिवास के अनुसार क्या है कि जो निम्न जाति के लोग सांस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया को अपनाते हैं, जब कि जो उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण को भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में और इस तरह का सामान्यकरण अनुपयुक्त है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमने जाना कि संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण में क्या होता है, जो निम्न जातियाँ हैं, जो प्रबल जातियों की जो सभ्यता है, रहन सहन, खान पान है, उसको अपनाती हैं, तो उसको संस्कृतिकरण कहा गया है। अब जो उच्च जातियाँ, प्रबल जातियाँ हैं, वह क्या है पश्चिमी प्रभाव में आकर पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी खान पान, रहन सहन को अपनाती हैं, तो वह क्या है उसे पश्चिमीकरण कहा जाता है। तो पश्चिमीकरण के प्रभाव में प्रबल जातियाँ आती हैं और जो स्तरीकरण के प्रभाव में वह निम्न जातियाँ आती हैं। तो जैसे कि केरल के थियाँ जो किसी प्रकार की उच्च जाति के नहीं हैं, और जो थियाँ हैं वह उच्च जाति के नहीं हैं, लेकिन क्या है कि अध्ययन से हमें उनके पता लगता है कि थियाँ भी पश्चिमीकरण की इच्छा रखते हैं। अब जो थियाँ हैं वह उच्च जाति के तो नहीं हैं, लेकिन वह भी पश्चिमीकरण होना चाहते हैं, पश्चिम होना चाहते हैं, वह भी अपनी रहन सहन, खान पान, परंपरा से और भरकस प्रयास भी करते हैं। और अभिजात थियाओं ने क्या है तो ब्रिटिश संस्कृति को स्वीकार किया और एक ऐसी विश्वजनीन जीवन शैली की महत्वाकांक्षा की जो जाति व्यवस्था की आलोचना करती है। अब जो थियाँ हैं वो क्या जो प्रभुत्व रखने वाली थियाज हैं, उन्होंने क्या किया, जो पश्चिमी संस्कृति थी उसको अपनाया और उसमें क्या है जो विश्वजनित जीवन शैली की क्या है उन्होंने महत्वाकांक्षा करी, और जो जाति व्यवस्था है उसकी उन्होंने आलोचना की। तो जाति व्यवस्था की आलोचना पश्चिमी सभ्यता में पश्चिमी प्रभाव से ही की जा सकती है। तो ठीक इसी तरह पश्चिमी शिक्षा से लगता है कि उस उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, अब क्या है उत्तर जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें क्या है विभिन्न समूहों के लोगों के नवीन अवसर उत्पन्न होंगे और विभिन्न उदाहरण से ये बात स्पष्ट होती है। अब जो पश्चिमी शिक्षा है यानी कि अंग्रेजी का जो ज्ञान है, अंग्रेजी शिक्षा है, उससे क्या है बहुत से लोगों के लिए अवसर भी पैदा हुए हैं। अब हम यहाँ पर जो पीढ़ियों में जो अंतर होता है, पीढ़ियों में जो मतभेद है, उसके एक उदाहरण के साथ हम पढ़ेंगे। एक उसके बारे में किस तरह से मतभेद होता है और कैसे होता है यह मतभेद, उसको हम जानेंगे। तो प्रायः मध्य वर्ग में पश्चिमीकरण से आया पीढ़ियों का मतभेद अधिक जटिल होता है। यहाँ पर एक क्या है दादी अम्मा दिखाई दे रही हैं जिनकी वेशभूषा से पूरी भारतीय और एक आस्था का प्रतीक एक
भारतीय नारी की छवि इनमें दिख रही है। तो यह क्या है, पूजा की थाली लेकर पूजा करने जा रही हैं। और तो उनकी शायद 2 पोतियाँ और या नातियाँ कह लें, जो है कि एक शॉर्ट पहने हुए और ऊंची हील पहने हुए, छोटे बाल किए हुए और गिटार बजाती हुई, डांस करती हुई ऊंची आवाज़ में किस तरह से उछल कूद कर रही हैं। तो यहाँ पर कितना अंतर और कितना मतभेद हमें दिखाई देता है। तो अब यहाँ पर ये कहती हैं दादी अम्मा कि हालांकि वे मेरे ही अपनी मांस मंजा से हैं, यानी कि मेरे ही रक्त से हैं, मेरे ही परिवार से हैं, लेकिन क्या है कभी कभी वे मुझे पूरी तरह से क्या है अपरिचित से लगते हैं और हमारे बीच में कुछ भी समान नहीं है। क्यों अपरिचित से लगते हैं? क्योंकि हमारे बीच में क्या है, कुछ भी समानता नहीं है, कुछ भी समान नहीं है। और न तो उनके जैसा सोचने का तरीका और न ही उनके जैसा पहनना ओढ़ना और न ही बोलना चालना। तो वे नई पीढ़ी के हैं, मेरे सोचने का तरीका उनसे इतना अलग है कि हमारे बीच किसी भी प्रकार की जो पारस्परिकता असंभव है, और फिर भी मैं उनको अपने हृदय से प्यार करती हूँ और मैं उन्हें हर वो चीज़ देना चाहती हूँ जो वो चाहेंगे, और क्योंकि उनकी खुशी ही मेरी इच्छा है। अब वो दादी अम्मा कहती हैं कि जो उनका पहनना ओढ़ना बोलना चालना है वह सब बिल्कुल अपरिचित सा है, ऐसा लगता है कि वो अनजान कोई है हमारे घर में, लेकिन फिर भी क्या है मैं उनसे प्यार करती हूँ और इसलिए मैं उनकी हर इच्छा को पूरा करूँगी। तो वो कहती हैं मुझे खुशी है कि मैं उनकी इच्छाओं को पूरा कर पा रही हूँ और मेरी उनकी खुशी ही मेरी इच्छा है। तो रविंद्रनाथ के वो शब्द मेरे हृदय में एक मार्मिक अनुभव देते हैं। वो कहते हैं कि जो रविंद्रनाथ के शब्द हैं वह मुझे एक संतोष देते हैं, एक तरह से दिलासा दिलाते हैं कि जो उनका शब्द है कि तुम्हारा समय है, अब मेरे अंत की शुरुआत है, तुम्हारा समय, यानी कि जो कहते हैं कि अपनी पोतियों को, उन लड़कियों को कि अब तुम्हारा समय है और मेरा अंत है, तो मेरे अंत की जो है शुरुआत है। तो मैं और मेरे बच्चे पल्लव, कल्लोल और किनी में कुछ भी समान नहीं है। वो 3 बच्चों के नाम गिनाते हैं, तो कहते हैं इन तीनों में ही क्या है, बिल्कुल समानता नहीं है। और पल्लव एक अलग देश में एकदम से अलग संस्कृति में रहता है और उदाहरण स्वरूप हम 12 साल की उम्र में मेखला चादर पहनते थे रहे थे, और लेकिन मेरी बेटी किंग निकी जो गुवाहाटी क्या है विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजमेंट की विद्यार्थी है, पैंट्स और वैगी कमीज पहनती है, और कलोल को अपने चेहरे पर उलझे हुए बाल रखना अच्छा लगता है। जब मैं मीरा के भजन सुनाना चाहती हूँ तो कल्लोल और किनी विंटन हस्टन के पॉप गीत सुनना पसंद करते हैं। तो कभी कभार जब मैं बरगीत की कुछ लाइनें गाने की कोशिश करती हूँ तो किनी अपने गिटार पर पश्चिमी धुन बजाना चाहती है। अब इनके नाम से भी हमें पता लगता है कि कितना ये पश्चिमी हैं। और जब दादी अम्मा कहती है कि जब मैं भजन कीर्तन करती हूँ तो ये अपना गिटार बजाने लग जाते हैं, शोर शराबा करने लग जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी और हमें पीढ़ियों का मतभेद दिखाया गया है। यह स्रोत कहाँ से लिया गया है? यह अनिमा दत्ता से उद्धृत है, जो कि 1999 इज डेज रोल ऑन इन वुमन ए कलेक्शंस ऑफ आशमीज शॉर्ट स्टोरीज डायमंड जुबली वॉल्यूम्स गुवाहाटी स्पेक्ट्रम्स पब्लिकेशन से लिया गया स्रोत है। अब हम एक बॉक्स पढ़ते हैं, बॉक्स 2.6 को। मेरे दादा जो अन्य नागाओं की तरह ही यूरोपियनों से संपर्क में आए थे, यह मानते थे कि शिक्षा से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ पर एक बता रही है मेन कैरेक्टर कि उसके जो दादा हैं वह जो अन्य नागा हुआ करते थे, नागालैंड के लोग हुआ करते थे, उनके ही तरह जो यूरोपियन मिशनरीज थे या यूरोपीय लोग थे उनके संपर्क में आए थे, और उन्होंने अपने बच्चों के लिए वैसा ही जीवन चाहा जैसा उन्होंने ब्रिटिश प्रशासकों और मिशनरियों को जीते देखा था। अब जो ब्रिटिश प्रशासक और मिशनरी थे उन्होंने एक आलीशान जीवन जिया और एक क्या कहते हैं बहुत ही उच्च स्तरीय जो जीवन जिया था। तो उनके जो दादा हैं उन्होंने ऐसा जीवन उनका देखा था, तो उन्होंने चाहा कि मेरे बच्चे और मेरे पोते भी इसी तरह के जो जीवन को जिए। तो उन्होंने मेरी माँ को पहले असम के पास वाले स्कूल में, फिर दूर शिमला भेजा ताकि वे शिक्षित हो जाएं। अब यहाँ पर एक जो पिता है अपने पुत्र के बहू या अपनी पुत्र के बीबी को पढ़ने भेजता है ताकि क्या है वह शिक्षित हो सके। और मेरी माँ को गांव के एक शिक्षित आदमी ने बताया कि मेरी माँ पढ़ लिख कर वैसे ही औरत बन सकती है जिसने सारी दुनिया के सामने अपना भाषण दिया था। अब एक व्यक्ति कहता है कि औरत चाहे तो कोई भी औरत पढ़कर लिख कर ऐसा बन सकती है जो कि दुनिया के सामने भाषण देने वाली औरत के उदाहरण के रूप में सामने आ सकती है। वह औरत कौन सी थी? विजय लक्ष्मी पंडित।
पंडित नेहरू की बहन और जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रतिनिधित्व किया था, और मेरे पिता ने स्वयं को स्कूल व कॉलेज की शिक्षा दिलाने के लिए कठिन परिश्रम किया था, और अपने मेधावी बुद्धि के कारण ही वह शिलोंग में कॉलेज की पढ़ाई कर पाए। और मेरे माता पिता की पीढ़ी के सब लोगों ने क्या है जो सक्षम थे, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को लक्ष्य बनाया, और उनके लिए यह एक प्रकार से ऊर्ध्वगामी विकास का रास्ता था। अब यहाँ पर एक लड़की बताते हुए कह रही है, जो मेरे माँ बाप हैं उनको मेरे दादा ने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त की, जो कि आगे बढ़ने का एक अच्छा माध्यम और अच्छा विकल्प था। तो अंग्रेजी की जो शिक्षा ने क्या है, इस क्षेत्र में जहाँ रहने वाली जनजाति में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर एक भिन्न भाषा बोली जाती है, क्या है विभिन्न भाषा वाली जो बोली जाने वाले लोग हैं आपस में क्या है दुनिया के साथ जोड़ा। अब जो हर 20 किलोमीटर पर क्या है लोगों की भाषाएं बदल जाती हैं, तो ऐसे में अगर एक भाषा सब लोग जानना और बोलना सीख जाएं तो कितना आपस में जुड़ाव होगा दुनिया का, वो बढ़ेगा। तो वही कहती है लड़की कि जो यह अंग्रेजी भाषा है वो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है, और लोगों को आपस में इसने जोड़ा, और अब वो एक भाषा के माध्यम से बातें कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि ऐसी भाषा है जो जिसके माध्यम से लोग आपस में जुड़ सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं, और अपने विचारों का जो है आदान प्रदान कर सकते हैं। और ये शिक्षित लोग अपने लोगों की आवाज़ बन गए तथा उन्होंने अंग्रेजी को राजकीय प्रशासकीय भाषा बनाया। अब कहते हैं जो शिक्षित लोग थे उन्होंने अपने लोगों की आवाज़ बन गए और अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई, और अंग्रेजी आज क्या है राजकीय प्रशासकीय भाषा है, यानी कि जो राज्य का पूरा काम काज है वो अंग्रेजी माध्यम में होने लगा। अंग्रेजी इतनी प्रबल हो गई और इतनी वहाँ पर फैल गई लोगों के आम लोगों के बीच में। तो क्या हम प्रायः पश्चिमीकरण की जो है विवेचना करते हुए उपनिवेशवाद के प्रभाव का हवाला अवश्य देते हैं, लेकिन क्या है इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि हमारे समसामयिक जीवन में पश्चिमीकरण के अनेक स्वरूप उपस्थित होते हैं, और क्रियाकलाप 2.6 में इस तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। अब क्या है हम पश्चिमीकरण की विवेचना करते हुए क्या है उपनिवेशवाद के प्रभाव का हवाला देते हैं। हम कहते हैं कि जो उपनिवेशकरण है पर हमारा पश्चिमीकरण है वो उपनिवेशवाद की देन है, लेकिन क्या है यह इसके अलावा क्या हम पाते भी हैं कि हमारे जो समसामयिक जीवन में पश्चिमीकरण के अनेक स्वरूप उपस्थित होते हैं। अब पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है वह अनेक स्वरूपों से हमारे बीच में आती है। ऐसा नहीं है कि केवल हम उपनिवेशवाद का शिकार हुए इस वजह से हम पश्चिमीकरण हो पाएँ। तो हमें इस बात को समझने के लिए क्रियाकलाप 2.6 को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर है कि उन सभी छोटे बड़े तरीक़ों का अवलोकन करें जहाँ पश्चिमीकरण से हमारा जीवन प्रभावित होता है। अब हम जब एक सूचीबद्ध करेंगे उन सभी बातों को कि हमारा जो जीवन है किस किस तरह से पश्चिमीकरण से प्रभावित है, सुबह उठने से लेकर हम शाम तक सोते तक किस तरह से हम पश्चिमी हुए हैं, उस सब को अगर हम एक सूचीबद्ध करें तो और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम कितना पश्चिमीकरण हमारा हुआ है। अगर हम सुबह उठते हैं तो हम एक अलार्म लगाकर सोना पसंद करते हैं। पहले क्या हुआ करता था, कोई अलार्म कोई वो नहीं हुआ करता था, सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो इसे क्या माना जाए, पश्चिमीकरण माना जाए या आधुनिकीकरण माना जाए, और इसमें भी विभेद करना मुश्किल होगा। फिर हम सुबह उठकर जो शौचालय का प्रयोग करते हैं, एक क्या है खुले में शौच ना करके हम एक शौचालय घर में ही बना लेते हैं, उसमें शौच करने के लिए जाते हैं। तो यह क्या है एक आधुनिकीकरण है। अब इसे पश्चिमीकरण मानना या ना मानना, इसमें अंतर कर पाना मुश्किल लगता है। और फिर ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, और इस तरह जो एक और सवेरे उठ ऑफिस में जाना, इस तरह के जो काम हैं, घर पर रहकर काम करना, तो ये क्या है बदलाव होते रहते हैं। तो इनको हम एक सूचीबद्ध कर सकते हैं पश्चिमीकरण के तौर पर। और आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने हमारा जीवन कैसे प्रभावित किया है। तब हम अच्छे से जान पाएंगे कि हमारा जो कितना प्रभावित हम हुए हैं उपनिवेशवाद से, और क्या पश्चिमीकरण का मतलब ब्रिटिश की नकल मात्र है। तब हमें यह भी पता लगेगा कि जो पश्चिमीकरण है क्या वह ब्रिटिशर्स की नकल ही पश्चिमीकरण कहलाता है, या अगर ऐसा है तो कैसे है। क्या हम आजकल पश्चिमीकरण का मतलब अमेरिकीकरण नहीं पाते हैं। और नीचे दिए गए संपादक को लिखे एक पत्र में इसका ब्यौरा दिया गया है, जिसे पढ़ें और चर्चा करें। अब पश्चिमीकरण से आशय यह नहीं है कि हम केवल और केवल ब्रिटिशर्स की नकल करें और केवल ब्रिटिशर्स के परंपरा और उनके रहन सहन, उनके खान पान और उनके तौर तरीकों को हमने अपनाया, ऐसा नहीं है। पश्चिमीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है जो कि विश्व से सीखी जा सकती है, जो विश्व के प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं। जैसा कि एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया जो अमेरिका है, क्या अगर अमेरिका के रहन सहन, अमेरिका के तौर तरीकों को अगर कोई अपनाता है तो क्या वह उसका पश्चिमीकरण नहीं हुआ, क्या वह उसका तो पश्चिमीकरण से क्या हम उसको इतना सीमित कर सकते हैं कि केवल ब्रिटिशर्स की नकल ही पश्चिमीकरण है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक जो घटना है 9/11,
अब यहाँ पर क्या है 9/11 यानी कि 11 सितंबर, यहाँ पर महीने को पहले लिखा गया है और तारीख को बाद में लिखा गया है। तो अमेरिका में हुए इस घटना को क्या है इसी तरीके से पूरी दुनिया ने अपनाया और पूरी दुनिया इसी स्वरूप में इसको जानती है। तो क्या अगर हमने इसको इस तरह से अपनाया है तो क्या हमारा यह पश्चिमीकरण नहीं हुआ? तो यहाँ पर यह दिखाने का और बताने का प्रयास किया गया है। तो यहीं पर हमारे जो भारत में हुआ एक ट्रेन धमाका था, ट्रेन पर किया गया हमला था, तो उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7/11 यानी कि 11 अगस्त, हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हमारा जो है हम पर ब्रिटिशर्स का प्रभाव रहा है, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं, तो हमने उनके जो दिन तारीख और महीने लिखने का जो तरीका है उसको हमने अपनाया है। अब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण।